जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना द्वारा गणित ओलंपियाड के लिए तैयार किए गए प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसके तहत हम पुनः आगे बढ़ते हैं और इस लेते हैं प्रश्न नंबर 21। तो इसमें दिया हुआ है कि द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति में घन, बहुफलक, बहुभुज या शंकु। तो जी घन जो है त्रिविमीय आकृति होती है, बहुफलक भी त्रिविमीय होते हैं, शंकु भी तीन बीमा वाली आकृति होती है, बहुभुज जो है वो द्विबीमा वाली आकृतियां होती हैं। तो द्विविमीय आकृति में हमें बहुभुज पे टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न ये है कि एक घनाकार बॉक्स बनाने में कितने गत्ते की आवश्यकता होगी जिसका आयतन 125 घन मीटर है। तो जी हमको आयतन दिया हुआ है 125 घन मीटर और इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। चलो कोई बात नहीं, आंसर सीधे लिख दिया है। तो आयतन हो जाएगा 5 घन मीटर। तो इसका 125 का लिख देंगे तो 5 का 3 घन निकालने पर ये हो जाता है। एक फलक हो जाता है कितना, एक फलक हो जाएगा यानी 5 मीटर निकल गया। तो चूँकि घन बनाने में 6 फलक लगते हैं तो गत्ते भी कितने लग जाएंगे, 5 गुणे 6 अर्थात 30 वर्ग मीटर। इसके ऑप्शन वहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, आपको सीधे आंसर पे ही लिख दिया है। तो कोई बात नहीं, उसमें ऑप्शन में 30 था तो आप भी 30 पर टिक लगा लेना है। अब मैं पेपर भी इसके साथ लोड कर दूंगा इसी में। तो प्रश्न नंबर 23 जो कह रहे हैं कि एक बहुफलक में 8 शीर्ष और 12 किनारे हैं तो उसमें कितने फलक होंगे। तो एक बहुफलक में 8 शीर्ष और 12 किनारे हैं तो इसमें होंगे, ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 और 10। तो ये जी आयलर का सूत्र याद कर रखिए, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू। एफ क्या होता है, एफ होते हैं फलक यानी फ्रेम, वी होता है वर्टिसेस यानी शीर्ष, ई होता है एज मानी किनारे। तो देख लीजिए क्या कह दिया, शीर्ष 8 तो यहाँ लिख लीजिए 8, किनारे हैं 12 है तो यहाँ 12 और फ्रेम ज्ञात करने हैं तो इसको इस सूत्र में रख दीजिए। तो इससे निकल आएगा ये 6, अर्थात हमें 6 जहाँ दिख रहा है वहाँ पर टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि 2 की घाते 0, 3 की घाते 0 और 4 की घाते 0 इन सबको जोड़ दें तो क्या होगा। तो ए में 0, बी में 1, सी में 3 या 9 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, अर्थात x की घाते कोई भी घात 0 होगी तो उसका मान 1 ही होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 की घात 0 तो 1, ये भी 1, ये भी 1 और तीनों को जोड़ने पर हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 3 सी में दिया हुआ है। अब अगला ले लीजिए इसी में कि एक बॉक्स में 3 लाल गेंदें, 5 सफ़ेद गेंदें और 2 नीली गेंदें हैं। एक सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है 3/8, 2/5, 5/7 और 1/2। तो देखिए जी सबसे पहले निकालना पड़ता है कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम यानी कुल गेंदें कितने, 3, 5 और 2 ये हो जाती हैं 10। अब सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये इसके तरीका होता है कि घटना को कोई भी प्रायिकता जो निकालने के लिए कि घटना को बताने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग कहाँ हो रहा है, सफ़ेद गेंद पर, तो 5 हैं सफ़ेद गेंदें और निकालनी कुल 10 में से हैं। तो इसको काट दीजिए, बन जाएंगे 1/2 यानी 50-50 आधा आ गया, 1/2 प्रायिकता आ गई। अब एक प्रश्न उन्होंने 26वें नंबर में जरा डिस्प्यूटेड प्रश्न दिया है, इसको समझ लीजिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, इसलिए मैंने इस पर लिखा नहीं है, पर ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि 21p5 9 का एक गुणज है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी p की जगह कोई भी अंक लिख दें उस पर 9 का भाग दे दें तो उसका पूरा कट जाना चाहिए, यानी वो 9 का गुणज होना ही चाहिए। मतलब वो 9 की आगे गुणा करते जाएं तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब ये कह रहे हैं। तो जहाँ यह p एक अंक है तो p का मान यहाँ पर 0, 9, 18 और 27 दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि अगर ये जो विभाज्यता के जो नियम होते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि ये जो भी 2, 1 और p की जगह यानी इन चारों में से कोई भी अंक रखते हो और ये 5 इन सबको ऐसे जोड़ दो, यानी बीजांक निकाल लो और उस बीजांक नहीं इन सब का योग
और उसके बाद 9 का उसमें भाग दे दो। अगर पूरा पूरा चला जा रहा है तो वो 9 का गुणज होगा, और अगर 9 का भाग नहीं जा रहा है तो वो गुणज नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर शून्य रखता हूँ यदि, तो ये बन गया शून्य, तो बन गया 2105, यानी 5 और शून्य में से जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और 2 8, यानी 8 है। 8 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये गुणज नहीं हो सकता। इसमें 9 रख के देखिए तो 9 5 14, 2 16 और 9 का एक गुणज, हाँ 9 का हो जाएगा, तो 9 5 14 और 1 15, 15 2 17। देख लीजिए 9 5 14 और 1 15 2 17, यानी 17 में 9 का भाग नहीं जाता है। 18 में देख लीजिए 8 18 रखेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 8 13, 1 14, 1 15 2 17, ये भी नहीं जाएगा साथ में। इसमें देख 27 रख के देखिए, तो इसको रखते हैं तो ये 5 7 5 12, 2 14, 15 और 2 17, यानी कुल मिला के ये वो संख्या नहीं आ रही है जिसमें 9 का भाग जा सकता है, यानी उसका गुणज कहीं ना कहीं नहीं निकलता। तो ये संख्या डिस्प्यूटेड है। यदि ये कहीं यहाँ पर एक आ जाए, किसी एक में यहाँ पर एक, तो बन सकता है काम। देखिए तो 5 और 1 6 और 6 और 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी कि इसमें अब 9 का भाग देंगे तो वो पूरा पूरा गुणज हो जाएगा। यानी इन सब को छोड़ के अगर कहीं एक लिखा होता तो हम मान लेते कि वो उसका मान 1 है, और अदरवाइज़ ये कोई भी इनमें से ऑप्शन सही नहीं है। चलो अगला बढ़ते हैं। एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हैं? तो ए है 25%, बी है 50%, सी है 75% और डी है 80%। तो बी में ये है ऑप्शन, तो निकाल लीजिए पहले बी। 32 में से 8 अनुपस्थित हैं, यानी कि 24 उपस्थित हैं। तो 32 में से 8 गया 24, ये निकल ही आ गया। अब उनका प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 24 का 32 में निकालेंगे तो कुल आ जाता है 75%। ये इस तरह इससे प्रतिशत निकाला जाता है, और 75% यहाँ लिखा हुआ है सी में। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पेट्रोल का मूल्य 95 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 114 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% या 14% या 19% या 20%? तो इसको पहले निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो दीजिए ये निकाल दिया है। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई? 95 से 114 हो गया, यानी 114 में 95 घटाएंगे तो 19 रुपये आ गया। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 19 में उसी 95, हमेशा वृद्धि किससे निकाली जाती है? बेस प्राइस। बेस प्राइस यहाँ पर 95 था, तो 19/95 का 100 में प्रतिशत में गुणा कर देंगे, काट पीट के 20%। तो ये हमारा कहाँ पर आ रहा था ऑप्शन? ये आ रहा था डी में, और आपका ये आंसर हो जाएगा डी, यानी 20%। चलिए अब अगला ले लेते हैं इसी में कि वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसका योज्य प्रतिलोम घटाने पर 2/3 प्राप्त हो। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जो भी है संख्या उसका ऋणात्मक उसका योज्य प्रतिलोम होता है। ऑप्शन दिया है 1/2, 3/4, 1/3 और 1/4। कैसे आएगा जरा देखते हैं इसको। तो माना वह परिमेय संख्या x है, x का योज्य प्रतिलोम ले लीजिए तो ये हो जाएगा ऋण x। दोनों को घटाना है, यानी x में से x को घटाना है, तो ऋण में ऋण का गुणा हो जाने पे ये धन हो जाता है। तो ये बन गया 2/2x, और ये कुल मिला के किसके बराबर है? 2/3 के। यहाँ भी 2/3 लिख लीजिए, तो 2x बराबर 2/3, तो x का मान आ जाएगा इधर काट पीट कर 1/3, और 1/3 कहाँ लिखा है देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सी में। ये आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 1.5 मीटर चौड़े कपड़े के थान में से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले 75 वर्गाकार नैपकिन बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर? चलो हल करके देखते हैं। तो नैपकिन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। नैपकिन की चूँकि भुजा कितनी 40, तो 40 × 40 अर्थात 1600 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। पैमाना क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 100 × 100 अर्थात इतना वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे थोड़ा सा हल कर लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो नैपकिन का क्षेत्रफल कितना है? ऑलरेडी
1600 अभी निकालें हम, उसमें ये जो अभी पैमाना बनाया इसका भाग दे देते हैं, तो इतना 0.16 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। और हमारे पास कुल कितनी नैपकिन हैं? 75 नैपकिन हैं, तो 75 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 12.00 वर्ग मीटर, अर्थात 12 मीटर की तो ये लंबाई, ये क्या आ गई हमको, ये लंबाई आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं कि कपड़े की चौड़ाई 1.5 मीटर दी हुई है, तो उसका जो है कुल अभी आपको इसका हिसाब बना दीजिए कि कितना लंबा चाहिए, मतलब वो पट्टा कितना लंबा चाहिए हमको। तो इसको आगे हल करिए। कपड़े का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी अभी यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकाला आपने 12 वर्ग मीटर, तो ये क्षेत्रफल निकला हुआ था, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। और यहाँ पर भी ऑप्शन लिखा हुआ है, कहाँ पर, ये डी में टिक नहीं लगा, आप टिक लगा लेना। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? ए में है 25%, बी में 30%, सी में है 35% और 45%। देखिए इसका फोटो देख के समझने की कोशिश करिए। ये फोटो में 1/4 भाग जो है छायांकित है। 1/4 कितना होता है? किसी भी चीज़ का अगर सैकड़ा माने तो 1/4 होगा 25%। यानी ऐसा लिख लीजिए, दी गई आकृति वृत्तीय है और उसका 1/4 भाग छायांकित है, यानी 1/4 भाग। तो 1/4 का प्रतिशत में कन्वर्सन कर दीजिए, तो 100% में भाग गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बाहर गया, तो ये हो गया जी 1/4 अर्थात 25%। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3 और 2 का अनुपात है, तो चारों कोणों की माप होगी। ये चारों कोण दिए गए हैं, इनमें से निकालना है कि होगा कौन सा, तो हमें हल करके देखना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण मान के चलते हैं 3-2 अनुपात में थे, तो हमें जो 3x एवं 2x मान लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है। ये क्यों होता है? ये ऐसा होता है क्योंकि ये आसन्न भुजाएं रैखिक युग्म बनाते हैं। अब जो है इन दोनों को जोड़ने पे 180, तो x का मान आ गया 36 डिग्री। इससे क्या होगा कि 3x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा और 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 72 डिग्री। और चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः ये कोण आ जाएंगे 108 के सामने 160 और 72 के सामने 72, अर्थात 2 बार 8 108 और 2 बार 72। यानी ये कहाँ पर दिया हुआ है देख लीजिए, जिसमें दिया है उसी पे टिक लगाना। ये दिया हुआ था ए नंबर पर, इसको टिक लगा लेना था। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए इसी में 33 नंबर। एक बेलनाकार टैंक जो ऊपर से खुला है कि त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं 220 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर और 374 वर्ग मीटर। पहले निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। ये ऐसा टैंक मान लीजिए, बेलनाकार टैंक, ये लंब त्रिज्या है यहाँ पे 7, यहाँ पर ऊंचाई है 5, तो इसका वक्र प्रश्न निकाल लीजिए, यानी चादर का क्षेत्रफल कितना लगना है वो आ जाएगा। तो 2πr/h होता है सूत्र, इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये अंत में निकल के आता है 220 वर्ग मीटर। आपका ए में ऑप्शन दिया हुआ है, इसे टिक लगा लेना है। और अगला प्रश्न ये है कि एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 2 विकर्ण दिए हों, तो उसकी न्यूनतम कितनी भुजाओं की माप ज्ञात होना चाहिए? 1 या 2 या 3 या 4, तो न्यूनतम जी विकर्ण के साथ 3 भुजाएं चाहिए ही चाहिए, तो 3 में टिक लगा लीजिए। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। रामलाल और श्यामलाल की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। रामलाल की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन दिए हैं 15, 20, 28 और 48। तो इसको पहले हल करके देखिए होता क्या है। चूँकि अनुपात दिया है 5:7, तो हमें मानना पड़ेगा, माना रामलाल की आयु 5x और श्यामलाल की है 7x, तो 4 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? 4 वर्ष का मतलब ये हो गया
दोनों में 4 जोड़ देना है। तो 5x में से 4 जोड़ दिया और 7x में जोड़ दिया, और कह रहे थे वो दोनों का योग जो है 56 है, ये 56 बन गया। अब इसको हल करते जाएंगे तो x को जोड़ दीजिए, 7 और 5 इकट्ठा कर लिए, 4 और 4 को इकट्ठा कर दीजिए, और ये 12x धन 8 बराबर 56। हल करके देखेंगे तो यहाँ x का मान 4 आ गया। अब जो रामलाल की आयु मानी थी हमने 5x, तो 5 में 4 का गुणा करने पर आ गया 20, और ये रामलाल की आयु हो गई 20 वर्ष। यहाँ पर जहाँ 20 लिखा था उस पर टिक लगा लेना है आपको, बी पे अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, 36वां नंबर कह रहा है कि 23.04 की पावर में यानी घात में है 1/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 0.48, 4.08 और 4.8 और 48। तो किसी भी संख्या की घात 1/2 है, इसका मतलब ये होता है वह उसका वर्गमूल निकलवा रहे हैं। तो या भी इसका वर्गमूल 23.04 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो दाहिने तरफ से 2 जोड़े, इधर 2 जोड़े, हल करेंगे तो ये वर्गमूल निकल आया आपके सामने। कितना आ गया? 4.8, और इसका मान ही 4.8 कहलाएगा, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न ले लीजिए कि एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी चारों दीवारों और छत पर रंग करने का कुल व्यय कितना होगा? 1800 रुपये या 1920 रुपये या 1770 रुपये या 1320 रुपये। तो यहाँ दिया क्या है? कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो सबसे पहले इसका हिसाब किताब करने की कोशिश करते हैं। तो चलो जी, लीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो कैसे निकलेगा? आधार का परिमाप गुणे कमरे की ऊंचाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और ऊंचाई ले लिया, इसमें मान रख दिया 6 धन 5, अर्थात ये 11 में से गुणे 2 गुणे 4 गया 88 वर्ग मीटर। अब छत भी जोड़ लीजिए, क्योंकि छत में भी जो कुछ पुताई होनी है। तो छत की लंबाई है 6 और 5, तो 6 पंचे 30 वर्ग मीटर। तो कुल क्षेत्रफल जहाँ पर पुताई होनी थी वो था कमरे का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। ये है 88 में 30 जोड़ेंगे तो 118 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर में कितना है? 15 रुपये ले रहे हैं। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय हो रहा था। तो देखिए जी, 15 रुपये का 118 रुपये में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 1770 रुपये। ये 1770 रुपये कहाँ दिया था? देख लीजिए, ये देखिए था सी नंबर पर। तो आपको सी नंबर में टिक लगा लेना है, यहाँ पर टिक नहीं लगा, आपको लगा लेना है। अब आगे चलिए, इसी प्रश्न का अगला है, प्रश्न बढ़ा रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जी, भुजा को दुगुना करेंगे तो उसका 4 गुना हो जाता है। ये चाहे हल करके भी देख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। 39वां कह रहा है कि दिया गया दंड आलेख किसी स्थान के एक दिन के विभिन्न समयों पर रिकॉर्ड किए गए तापमानों को दर्शाता है। ये जी ये दिखा रहा है, यहाँ पर समय दिया है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे, और ये टेम्परेचर लिखे हुए हैं ऊपर कितना कितना गया है, और इधर तापमान का वैल्यू बना है वाई अक्ष पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये कह रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रश्न पढ़ लीजिए, इधर लिया है कि उक्त दंड आलेख हेतु कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं कि सर्वाधिक तापमान 8 AM माने सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किया गया। दूसरा कह रहे हैं कि 8 AM माने सुबह 8 बजे और सुबह 8 से 9 के बीच में तापमान बराबर है। और ये कह रहे हैं तीसरे नंबर पे कि 6 बजे और 7 बजे के तापमान में 2 डिग्री का अंतर है। और आखिरी कह रहे हैं कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच का 4 घंटे का अंतर है। देख लो जी, पहले फिर से एक बार इधर आइए। तो जो ये पहला कह रहा था सर्वाधिक तापमान 8 AM पर, तो सर 8 बजे कहाँ? ये रहा 8 बजे तो 7 ही डिग्री है, और तापमान अधिकतम 9 तक गया है, तो ये तो फेल हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि 8 से 9 AM पर तापमान 8 AM और 9 AM पर तापमान बराबर है। हाँ जी, ये भी बराबर है, देख लीजिए 8 बजे और 9 बजे दोनों AM पर तापमान बराबर है। हाँ, तो इसका ये बी भी सही, ये भी सही है, बी वाला भी सही है। 8 बजे और 9 बजे तापमान बराबर है।
और सी वाला क्या कह रहा है कि 6 एवं 7 AM के तापमान में 2 डिग्री का, तो 6 बजे कहाँ है, देखिए 6 बजे और ये 7 बजे में कितना कह रहा है, 2 डिग्री नहीं, 6 और 7 में केवल डेढ़ मतलब आधे डिग्री का अंतर है, तो ये सी नंबर फेल हो गया। अब ये कह रहे हैं न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच में 4 घंटे का अंतर है, तो न्यूनतम तापमान कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और ये है समय कि घंटे में, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये भी फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 बोल रहे हैं और यह है 5 घंटे का अंतर। इसका मतलब ये है कि ये सी वाला भी डी वाला भी फेल हो गया। तो हमारा आंसर कौन बना, हमारा आंसर बना बी वाला, यानी यहाँ पे आपको सुधारना पड़ेगा, ये गलत है, डी यहाँ गलत है, ये बी वाला आंसर सही है। ये आप ध्यान रखिए, इसको ध्यान मत दीजिए, इसका आंसर है ये बी वाला। बी में टिक लगा लेना है आपको, डी वाला गलत है जी, इसमें टिक, इसमें डी में टिक लगा है, आपको बी में लगाना है, ध्यान करना। क्योंकि फिर से देख लीजिए 8 और 9 AM पर तापमान बराबर है, बिल्कुल जी बराबर। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये है 8 बजे और ये है 9 बजे, दोनों में 7 डिग्री है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन है, डी गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न ये है कि संलग्न पाई चार्ट एक माह में किसी परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और बचत को दर्शाता है। ये ऐसा इसमें एक पाई चार्ट बनाया है और बताया है कि यदि परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है तो बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है, 4,000 है या 5,000 या 9,000 या 10,000। तो इसको निकाल लीजिए तो समझ में आ जाए। तो ये देखिए जी, बच्चों की शिक्षा और भोजन का व्यय, देखो बच्चों की शिक्षा कहाँ पर है, ये देखिए बच्चों की शिक्षा कितना है 20% और भोजन पर 25%, तो दोनों को लिख लीजिए। ये है भोजन शिक्षा पर 20 और इसका 25 बन गया 45। तो 20,000 का 45% निकाल लीजिए, 20,000 का 45% आ गया 9,000 रुपये और ऑप्शन में दिया हुआ है सी। ये हमारे दूसरा पार्ट हुआ। अगला पार्ट में चलते हैं। धन्यवाद।